बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज हमारी डिस्कशन का जो मौजू होगा उसमें हम बात करेंगे कि जो एफबीआर के नोटिसेस आते हैं, आज हम थोड़ा सा इस बात का एनालिसिस करेंगे कि ये जो नोटिसेस आने की वजूहात क्या होती हैं और इन वजूहात को हमने दो हिस्सों में क्लासीफाई किया है, जिसमें कुछ डायरेक्ट वजूहात होती हैं और कुछ इनडायरेक्ट वजूहात होती हैं। और डायरेक्ट वजूहात जो हैं वो आज हम देखेंगे। डायरेक्ट वजूहात से मुराद हमारी इस वीडियो के अंदर ये होगी कि ऐसी तमाम एक्शंस, ऐसे तमाम गलतियाँ या ऐसे तमाम काम जब एक टैक्स पेयर या उसका कंसल्टेंट जो रिटर्न फाइल करता है वो करता है, या प्रोफाइल बनाते हुए जो गलतियाँ होती हैं, उन गलतियों की वजह से भी बाज़ औक़ात नोटिसेस आते हैं। चूँकि ये ख़ुद अपने अमाल के नतीजा होता है, तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट वजूहात कहा है। डायरेक्ट वजूहात जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो रिटर्न फाइलिंग के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसा कि आपको पता है कि रिटर्न फाइलिंग के बाद ही जो टैक्स की आप इंफॉर्मेशन जो है वो सबमिट कराते हैं ऑनलाइन, या कुछ इंफॉर्मेशन बैंकों के थ्रू, ट्रांसफ़र अथॉरिटीज़ के थ्रू जो है वो एफबीआर तक पहुंच रही होती है, इंटरनेशनल ट्रैवल्स की आ रही होती है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की आ रही होती है, सेल परचेज़ की इंफॉर्मेशन के अलावा आप जो इंफॉर्मेशन जो है वो वॉलंटियरली रिटर्न्स के थ्रू सबमिट कराते हैं। बाज़ औक़ात जो है वो जो इन्फॉर्मेशन होती है उसकी बेसिस के ऊपर भी आपको जो है वो नोटिसेस आते हैं। इसको मैं डायरेक्ट वजूहात कहता हूँ। और बाज़ वजूहात जो होती हैं वो इनडायरेक्ट होती हैं, वो टैक्स पेयर के अपने रिकॉर्ड के अंदर जो है वो नहीं होती। उस वजह से भी बाज़ औक़ात जो है वो आपको जो नोटिसेस हैं वो आते हैं। तो इस वजह से आज हम जो है वो दोनों जो तरह के डायरेक्ट वजूहात भी हैं और जो इनडायरेक्ट वजूहात हैं, दोनों के ऊपर जो है वो आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो डायरेक्ट वजूहात हैं उसमें इनकम टैक्स से रिलेटेड जो ऐसी कौन सी गलतियाँ होती हैं, ऐसी कौन सी कमियाँ रिटर्न के अंदर रह जाती हैं जो बाज़ औक़ात जाके बैक एंड पे जाके आपके ख़िलाफ़ जो है वो नोटिस को इशू कराने को ट्रिगर करती हैं। तो आज हमने उन ट्रिगर्स को है वो डिस्कस करना है। तो इस वक्त जो इनकम टैक्स की कुछ पॉसिबल वजूहात हैं, और ये बेस्ड ऑन माई ओपिनियन है, बेस्ड ऑन माई प्रैक्टिस है, इसमें कुछ कमी ज़्यादती हो सकती है। तो बहरहाल मैंने कोशिश की है कि जितना इस लिस्ट को मैं कंप्रिहेंसिव कर सकूं आपसे डिस्कशन के लिए, वो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने रीज़न्स को बुलेट पॉइंट्स के अंदर लिखा है। सबसे पहली रीज़न जो मैंने लिखी है वो है ओवर स्टेटमेंट एंड अंडर स्टेटमेंट। ओवर स्टेटमेंट बाज़ औक़ात यह होती है, ये अंडर स्टेटमेंट आपकी क्या होती है कि बाज़ औक़ात जो है अगर आपने पिछले साल आपकी सेल ज़्यादा थी, इस दफ़ा आपकी सेल्स जो हैं वो किसी वजह से कम होती हैं, तो बाज़ औक़ात आपकी इस वजूहात की बिना के ऊपर जो है वो आपको जो अगर आप देखें ऑडिट की जो पॉलिसी आती थी तो उसके अंदर ये लिखा होता था कि अगर आपने 10% 20% से अपनी जो इनकम है अगर उसको आपने अंडरस्टेट आपकी हो गई है, नेचुरली भी हो गई है, या उनके मुताबिक ये होता है एफबीआर के मुताबिक कि मैन्युफैक्चर तरीके से की गई है, तो अगर जो है वो सेल के अंदर गिरावट होती है तो पॉसिबल है कि आपसे क्वेश्चन होगा इसके बारे में। दूसरी चीज़ होती है एक्सपेंसेस। तो अगर सेल की प्रपोर्शन से एक्सपेंसेस आपने ज़्यादा बियर कर लिए हैं या एक्सपेंसेस आपने ज़्यादा क्लेम किए हुए हैं, तो उसके ऊपर भी पॉसिबिलिटी है कि आपसे क्वेश्चन होगा, आपसे शोकाज नोटिस जो है उसके तहत जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट रीज़न की अगर हम बात करें तो उसमें है मिस इन्फॉर्मेशन या अटैचमेंट्स। तो बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि 176 के अंदर जो है नोटिसेस आ जाते हैं कि आपने जो कंपनीज़ के लिए या बिज़नेस की जो रिटर्न्स जो है हम सबमिट करते हैं, तो उसमें ये कहा जाता है कि आपने अटैचमेंट्स के अंदर जो हैं वो जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी वो अटैच नहीं की, या आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी वो आपने अटैच नहीं की, तो उस वजह से भी बाज़ औक़ात आपको जो है वो नोटिस आ सकता है। इस तरह नेक्स्ट अगर आप रीज़न देखें तो उसमें यह है कि इनकम्प्लीट और इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपने किसी हवाले से भी आपने इनकम्प्लीट या इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन जो है वो सबमिट की है, तो उस वजह से भी बाज़ औक़ात जो है वो आपको नोटिसेस जो आ सकते हैं। जैसे पिछले दिनों आपको याद होगा कि 7E के हवाले से जिन लोगों ने 7E का फॉर्म प्रॉपरली फाइल नहीं किया था, उनको भी जो है वो नोटिसेस आए थे और उन्हें ये कहा गया था कि आप अपना 7E का जो फॉर्म है उसको फिल करें, या उसमें जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपने पूरी नहीं की। नेक्स्ट रीज़न जो है वो एग्रीकल्चर इनकम है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों जब, चूँकि ये वैसे तो ये प्रोविंशियल मैटर है, लेकिन एफबीआर का स्टांस इसके ऊपर ये होता है कि अगर आप उसी सूरत में यहाँ पे इनकम जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं एग्जेम्प्ट, अगर आपने प्रोविंस को जो है वो टैक्स दिया हुआ है। तो ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने बड़ी हैवी एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्ट किया हुआ था और उसकी मदद से अपनी वेल्थ जो है उसको जाके बैलेंस किया हुआ था, तो पिछले दिनों एक बड़ी ड्राइव चली थी, आपको याद होगा
पिछले आज से 2-3 साल पहले की बात है कि तकरीबन जितने लोगों ने भी एग्रीकल्चर इनकम का वहाँ पे जिक्र किया हुआ था उनसे एग्रीकल्चर इनकम का जो है वो सवाल हुआ था। तो इसलिए अगर आपने एग्रीकल्चर इनकम अपनी डिक्लेयर करनी है तो मेक श्योर करें कि जिस भी प्रोविंस के अंदर आपकी एग्रीकल्चर इनकम आती है वहाँ पे आपने एग्रीकल्चर का टैक्स जो है वो दिया हुआ है। सिर्फ उसी सूरत में ये हो सकता है कि आपको एग्रीकल्चर इनकम जो है ये एग्जैम्प्ट हो सकेगी। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखें तो इसमें आप देख रहे हैं कि गिफ्ट और इनहेरिटेंस है। अब गिफ्ट और इनहेरिटेंस जैसा कि आपको पता है कि वहाँ पे सेक्शन 39 के अंदर बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि आपने जब भी गिफ्ट जो है और इसके बाद अगर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी अगर आप लेते हैं तो उस सूरत में आपके पास प्रॉपरली इनहेरिटेंस के जो हैं वो सबूत होने चाहिए। सिर्फ ये है कि गिफ्ट और इनहेरिटेंस की मदद से जो है वो वेल्थ को जो है वो रिकन्सिलेशन नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आगे लोन है, तो लोन का भी सेक्शन 39 के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि लोन की बाकायदा हदीदों का यूद है कि वो थ्रू बैंकिंग चैनल आना चाहिए, बंदों का एक्टिव फाइलर होना ज़रूरी है। तो अगर आपने बड़ा एक्सटेंसिवली लोन जो है वो वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है तो बड़े हाई चांसेस हैं कि आपको जो है वो नोटिस के थ्रू जो है इसकी इंक्वायरी की जा सकती है। नेक्स्ट रीज़न अगर आप देखें तो वो है फॉरेन रेमिटेंस। अब फॉरेन रेमिटेंस दोनों तरह के नोटिस मैंने देखे हैं कि अगर तो आपने 5 मिलियन से कम भी डिक्लेयर की है या 5 मिलियन से ज़्यादा भी की है तो उस सूरत में भी आपको नोटिस किया जाता है और कहा जाता है कि इसकी हमें जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने बाहर से फॉरेन करेंसी पाकिस्तान में लेके आए थे उसकी भी जो जितनी भी आपके पास सबूत हैं वो सबूत जो हैं वो हमें सबमिट कराए जाएँ। अगर आपने फॉरेन रेमिटेंस जो है वो वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर डिक्लेयर की है तो कोशिश करें कि उसके जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास मौजूद होने चाहिए। आपका स्टांस जो है अगर कल को एफबीआर की तरफ से कोई नोटिस आता है तो उसको आप एस्टेब्लिश कर सकें एफबीआर के सामने, क्योंकि चूंकि अब आपने फॉरेन रेमिटेंस डिक्लेयर की है वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर तो ये हाई चांस है कि आपको जो है वो नोटिस के थ्रू जो है वो आपसे इंक्वायरी होगी और नोटिस जो है वो इससे ट्रिगर हो सकता है। नेक्स्ट रीज़न अगर आप देखें तो उसमें है एबनॉर्मल लॉसेस। अगर आप कंपनी की या किसी भी कॉर्पोरेट एंटिटी की या किसी भी बिजनेस इंडिविजुअल की रिटर्न जो है वो फाइल कर रहे हैं और उसके अंदर आप हाईली जो हैं वो लॉसेस आप जो हैं वो या कैरी फॉरवर्ड्स जो हैं वो दिखा रहे हैं तो उसके ऊपर भी बड़ा हाई चांस है कि आपके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, या ये जो एबनॉर्मल लॉसेस आप डिक्लेयर करते जा रहे हैं कंटिन्यूसली ये भी ट्रिगर कर सकते हैं आपके खिलाफ नोटिस का या कोई भी प्रोसीडिंग्स आपके खिलाफ जो है ये इनिशिएट हो सकती है। नेक्स्ट रीज़न अगर आप देखें तो उसमें है एडजस्टमेंट ऑफ अनअप्रूव्ड रिफंड्स। ये रिफंड्स के हवाले से बहुत से लोगों ने अभी भी देखा होगा कि इसमें 122(9) की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो नॉर्मली अब ओपन हो रही हैं, क्योंकि लोगों ने ये एक हिस्टोरिकली एक प्रैक्टिस बनाई थी जिसमें लोग ये कर रहे थे कि जितना भी उनके अनअप्रूव्ड रिफंड्स होते थे लोग क्या करते थे कि जितना भी रिटर्न के अंदर रिफंड शो हो रहा है उसको अगले सालों में जाके वो एडजस्ट कर लेते थे। तो इसलिए ज़ाहिर है अभी तो एफबीआर ने सारा पोर्टल ही पिछले कुछ सालों से चेंज कर दिया। अब तो ये है कि सिर्फ अप्रूव्ड रिफंड्स जिनके ऊपर जो है वो रिफ़ंड ऑर्डर इशू हुआ है सिर्फ वही वाले जो रिफंड्स हैं वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले ये चूँकि एक आपको फ्रीडम था तो लोग क्या करते थे कि वहाँ पे आगे एक फ़िगर मूव करते थे। तो ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिफ़ंड जो है वो एडजस्ट किए हुए हैं उनको भी हाई चांस है कि उनको नोटिस आएगा और उनकी जो है वो प्रोसीडिंग्स जो है वो ट्रिगर हो सकती हैं। नेक्स्ट रीज़न अगर आप देखें तो उसमें यह है कि कंसीलमेंट ऑफ इनकम। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, सेक्शन 111 का नोटिस नॉर्मली आ जाता है इसके ऊपर। तो इसमें नॉर्मली ये होता है कि अगर आपने कोई एडवांस टैक्स जमा कराया है, अगर आपकी कोई विदहोल्डिंग हुई है और आपने कोई एसेट जो है 236 के अंदर आपने परचेज़ किया, कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की हुई है तो उसमें अगर आप उसको डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं और ज़ाहिर है ट्रांसफ़र अथॉरिटी से जब ये डाटा जो है वो एफबीआर को ट्रांसफ़र होगा तो बड़ा हाई चांस है कि आपके ख़िलाफ़ जो है वो नोटिस जो है वो ट्रिगर हो सकता है। तो इसलिए कंसीलमेंट के ऊपर तो बहुत फ्रीक्वेंट आते रहते हैं। उसमें कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स हो सकता है, इनकम हो सकता है, एक्सपेंस हो सकता है, एसेट्स लायबिलिटीज़, किसी तरह की भी जो कंसीलमेंट है उसकी प्रोसीडिंग्स जो है वो आपके ख़िलाफ़ जो है वो ट्रिगर हो सकती है। नेक्स्ट रीज़न जो है वो है क्लेम ऑफ फाइनल टैक्स एग्जैम्प्ट या 100% टैक्स क्रेडिट। अगर आप किसी इनकम के ऊपर फ्रीक्वेंटली क्लेम करते जा रहे हैं तो बड़ा हाई चांस है कि आपके ख़िलाफ़ जो है वो नोटिस जो है वो ट्रिगर हो सकता है। तो ये चंद रीज़न्स थी जो कि इनकम टैक्स के अंदर होती हैं। अब इनकम टैक्स में अगर आप देखें तो मैंने कुछ रीज़न्स जो हैं जो मुदर्जा बाला मैंने आपसे डिस्कस की हैं, उसमें कोशिश ये करें कि आप अपना
अटैचमेंट्स कंप्लीट करें, अपना रिकॉर्ड कंप्लीट करें। अगर आप गिफ्ट जो है, लोन है, इनहेरिटेंस है, इस तरह की कोई चीज़ क्लेम कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड आपके पास हो। अगर आप एग्रीकल्चर इनकम को लेके जा रहे हैं तो उस सूरत में भी आपने मेक श्योर करें कि प्रोविंस को जो टैक्स है वो उसके ऊपर जमा कराया हो। अगर आप कैरी फॉरवर्ड जो हैं वो लॉसेस हैं आपके, तो उसका भी आपके पास जो है वो कंक्रीट एविडेंसेस होने चाहिए। और इसी तरह अगर आप फाइनल फिक्स या 100% टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं तो वो भी ज़ाहिर है आपको लीगल प्रोविजंस और लीगल कवर्स जो हैं वो हासिल हों, तभी आप ये करें। अदरवाइज़ बड़े हाई चांस हैं कि ये डायरेक्ट रीजंस हैं जिसकी वजह से एफबीआर जो है आपको नोटिस जो है वो कर सकता है।